वेलकम टू द क्लास। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और रीजन भी लिखना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट बना हुआ है, अगर इस तरीके से सिंगल पॉइंट बना हुआ है तो इस पॉइंट से होते हुए कितनी लाइन बनाई जा सकती हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वन लाइन बनाई जा सकती है, तो क्या इस पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है? नहीं, ऐसे भी बनाया जा सकता है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। इस पॉइंट से होते हुए कई सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं, यानी इनफाइनाइट लाइंस बनाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे रीजन लिखा जाएगा, आंसर में लिखेंगे फॉल्स एज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनाई जा सकती हैं। सेकंड में देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइंस। तो दो डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग पॉइंट। तो दो अलग अलग पॉइंट यदि हैं, किस तरीके से, इस तरीके से अगर दो अलग अलग पॉइंट हैं, इस तरीके से अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट से होते हुए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन यानी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, लाइन सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट यह होगा और इसका एंड पॉइंट यह होगा, टर्मिनेटेड लाइन है। इसमें क्या है, इस स्टेटमेंट में क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसे आगे इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, और दोनों साइड, आगे साइड भी और पीछे साइड भी इसे प्रोड्यूस करा जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रू वी कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। अगले पॉइंट में चलते हैं, फोर्थ नंबर में, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। यदि दो सर्कल हैं और ये दोनों सर्कल इक्वल हैं, यदि ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इनकी जो रेडियस होगी तो यह भी इक्वल होगी। तो यह सही है या गलत है, इसका आंसर लिखना है। तो यह बिल्कुल सही है। क्यों सही है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, यदि दो सर्कल इक्वल हैं, देन इट्स रेडियाई डायमीटर सर्क्यूम्फ्रेंस आर इक्वल। यदि दो सर्कल इक्वल हैं तो इनके सर्क्यूम्फ्रेंस, इनकी रेडियस, इनका डायमीटर सब इक्वल
होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट में चलते हैं, आंसर लिखेंगे इन फिगर 5.9। यह फिगर में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी लाइन पी क्यू लाइन के इक्वल है एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, और पी क्यू लाइन एक्स वाई लाइन के इक्वल है। तो क्या ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई होगा? यह ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी तो बिल्कुल ए बी यदि पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख दिया जाएगा, यह स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या लिखेंगे? थिंग्स which are equal to the same thing to each other। ये दो थिंग्स which are equal to the same thing equal to each other, तो यह रीजन लिख सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो टर्म्स दी हुई हैं उनका डेफिनेशन लिखना है, उनकी डेफिनेशंस लिखना है। जैसे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ ऑलरेडी मैं डेफिनेशन लिख दिया हूं, आंसर लिख दिया हूं। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दो लाइन पैरेलल लाइन होंगी, दो लाइन पैरेलल लाइंस होंगी कब? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, यानी बराबर रहे। इन यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होना चाहिए। और क्या कंडीशन है? और क्या कंडीशन है कि यदि इन लाइंस को आगे बढ़ाया जाए, इन लाइंस को आगे बढ़ाया जाए, तो आगे चाहे जितना बढ़ाया जाए, आगे और पीछे चाहे जितना इसे एक्सटेंड किया जाए, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आगे बढ़ाइए लाइंस को चाहे पीछे बढ़ाइए। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी यदि इन दोनों कंडीशन अप्लाई कर रही हैं। सेकंड क्या है? परपेंडिकुलर लाइन किसे बोला जाता है? टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस इफ दे इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। दो लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगी जब इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, राइट एंगल बनना चाहिए। यदि राइट एंगल बन रहा है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। आगे चलते हैं। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट व्हाट आर लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स एंड हैज अ डेफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट उसे बोला जाता है कि जिसके पास दो एंड पॉइंट हो, जैसे यह एक एंड पॉइंट है और यह एक एंड पॉइंट है, तो यह लाइन सेगमेंट हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी जो लेंथ होती है वो डिफिनिट होती है, यानी निश्चित होती है। इसकी लेंथ निश्चित होती है, इसकी लेंथ निश्चित होती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल की रेडियस की डिफिनेशन लिखनी है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो किसी सर्कल की रेडियस क्या होती है कि सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ऐसी बनाइए कि जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करे। जैसे यह सेंटर है, सेंटर से एक लाइन यहां तक बना दी गई, चाहे इस सेंटर से ऊपर साइड बना दीजिए, चाहे इस सेंटर से किधर भी लाइन बना दीजिए, एक लाइन सेगमेंट ऐसा बनाइए जो सर्कल को इस तरीके से टच करे। तो यह क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की डिफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच आर फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो स्क्वायर की डिफिनेशन क्या है कि यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके चारों इंटीरियर एंगल, इसके सारे इंटीरियर एंगल कितने? इसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यह हो गया स्क्वायर की डिफिनेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट नीचे दिए हुए हैं तो उसे पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर करना है।
फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दो पॉइंट हैं, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इन दोनों पॉइंट के ठीक बीच में एक तीसरा पॉइंट है सी। इस तरीके से बना हुआ है, एक तीसरा पॉइंट है सी। तो यह फर्स्ट पॉस्टुलेट होगा। सेकंड पॉस्टुलेट क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट है लेकिन वो क्या है, सेम लाइन पर नहीं है, सेम लाइन पर नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है सी और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और ये तीनों एक लाइन में नहीं है। सी पॉइंट क्या है, ए बी पॉइंट से अलग है, ए बी लाइन से सी अलग है। तो ये दोनों पॉस्टुलेट हो गए। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या ये दोनों पोस्टुलेट के पास, क्या इन दोनों पोस्टुलेट के पास कोई अनडिफाइंड टर्म है, कोई अनडिफाइंड टर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द अनडिफाइंड टर्म्स यूज्ड आर। अनडिफाइंड टर्म्स दो टर्म्स हैं जो इसमें यूज करी गई हैं, एक है पॉइंट और दूसरा है लाइन। पॉइंट और लाइन ये दो टर्म ऐसे हैं जो अनडिफाइंड है। इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको बताया गया है कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका डिफिनीशन नहीं दी गई है। कुछ मैथमेटिशियन हुए हैं जो डिफिनीशन देने की कोशिश उन्होंने किया है, लेकिन इनका कंप्लीट डिफिनीशन किसी ने आज तक नहीं दे पाया है, जैसे पॉइंट हो गया और लाइन हो गया। तो यह अनडिफाइंड टर्म हो गए जो इन दोनों पॉस्टुलेट में यूज किए गए हैं। तो यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, आर दीज पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये दोनों पॉस्टुलेट, फर्स्ट और सेकंड के जो पॉस्टुलेट दिए हुए हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं है, कंसिस्टेंट हैं। यह आंसर आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया गया था, तो क्या उस पोस्टुलेट से हैं ये दोनों? तो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं। These postulates do not follow directly from Euclid's 5 postulates। यूक्लिड ने जो 5 postulates दिए हुए हैं, जिसका जिक्र इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, ये उससे नहीं है, उससे ये अलग है, डायरेक्टली यूक्लिड्स 5 postulates से नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट है सी जो इस तरीके से लाई करता है, जो इस तरीके से लाई करता है। ए और बी के बीच में पॉइंट है सी, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल्स टू BC हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें AC इक्वल्स टू 1/2 AB। AC इक्वल्स टू 1/2 AB हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। AC इक्वल्स टू BC ये हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है AC इक्वल्स टू BC। अब क्या करिए, दोनों साइड में AC ऐड कर देते हैं, AC प्लस AC, दोनों साइड में AC ऐड कर देते हैं, तो यह हो जाएगा BC प्लस AC, BC प्लस AC। क्या करा गया है, ऐड AC बोथ साइड, दोनों साइड AC ऐड कर दिया गया है। अब देखिए AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, AC और AC हो जाएगा 2AC, BC प्लस AC, BC प्लस AC, BC प्लस AC टोटल हो जाएगा AB, BC प्लस AC हो जाएगा AB। तो यहां से हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 1/2 AB, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो प्रूव हो चुका है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, 5th नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया है लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है C। लाइन सेगमेंट यह AB है, AB लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट यह C है।
तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें यह प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एवरी लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। हमें यह प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है, सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है डी और सी और डी दोनों पॉइंट मिड पॉइंट हैं। इसमें पहले हम लोग मान लेते हैं लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट है सी और डी। तो जब सी और डी मिड पॉइंट हैं तो हम यहां पर बोल सकते हैं सी और डी जब दोनों मिड पॉइंट हैं तो ए डी इक्वल्स टू 1/2 ए बी। यदि पॉइंट डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी ए बी का हाफ होगा, ए डी ए बी का हाफ होगा। और यदि सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी होगा। दोनों कंडीशन में, क्योंकि सी और डी दोनों मिड पॉइंट है, हमने अभी माना है सी और डी मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है, जब डी मिड पॉइंट रहेगा तो ए डी ए बी का आधा रहेगा, और जब सी मिड पॉइंट रहेगा तो ए सी ए बी का आधा रहेगा। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ए डी की भी वैल्यू 1/2 ए बी है, ए सी की भी वैल्यू 1/2 ए बी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पर हम बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू क्या होता है, ए डी इक्वल्स टू क्या है, ए सी। दोनों इक्वेशन को देखकर हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू ए सी। ए डी और ए सी दोनों इक्वल हैं। अब देखिए, जब ए डी ए सी दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए डी और सी दोनों एक ही पॉइंट पर है। ए डी और ए सी जब इक्वल हैं तो डी और सी दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस डी एंड सी आर कोइंसाइड, therefore every line segment has only one midpoint। सी और डी क्या है, इक्वल हैं, इसलिए एवरी लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी। यहाँ पर इस फिगर में ए सी इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ है, ए सी इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो सॉल्व करते हैं, चलिए प्रूव करते हैं इसे। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी हमें दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, हमें कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये दिया हुआ है, ए सी इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ है, ए सी इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ है। अब देखिए ए सी में आ जाइए, ए सी को ए बी प्लस बी सी जोड़ देंगे तो ए सी बन रहा है। तो ए सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए सी की जगह पर हो गया ए बी प्लस बी सी। अब वापस आ जाइए इस बी डी में, बी डी में आ जाइए। बी डी में देखिए, बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो बी डी की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, बी सी प्लस सी डी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा गया है। एसी में एसी की जगह पर ए बी प्लस बी सी कर दिया गया है और बी डी की जगह पर बी सी प्लस सी डी कर दिया गया है। दोनों साइड में देखिए बी सी और बी सी कैंसिल हो जा रहे हैं। बी सी और बी सी कैसे कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ए बी प्लस बी सी है ही,
इस BC को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस BC हो जाएगा इक्वल्स टू CD। BC और BC कैंसिल हो गए यहाँ से, तो हमें मिल गया AB इक्वल्स टू CD, और यही हमें प्रूफ करना था AB इक्वल्स टू CD। यही हमें प्रूफ करना था AB इक्वल्स टू CD, और यह प्रूव हो जाता है। तो बहुत ही इजी छोटा सा क्वेश्चन था 6 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है इसमें। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सियम्स बताए गए थे, जिसमें से फिफ्थ एक्सियम्स की बात करी जा रही है। फिफ्थ एक्सियम्स की बात इसमें करी जा रही है। तो क्वेश्चन यह है कि जो उसमें फिफ्थ एक्सियम्स आपको बताया गया है, तो उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोला जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोला जाता है। तो जितने भी एक्सियम्स आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताए गए हैं, तो सही यूनिवर्सल ट्रुथ है, सेल्फ प्रूवन है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ प्रूवन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको बताया गया है। इसमें रीजन लिखना है, तो रीजन यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है। उससे पहले देख लीजिए कि फिफ्थ एक्सियम है क्या। फिफ्थ एक्सियम है क्या? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फिफ्थ एक्सियम यही है था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी वस्तु है आपके पास, तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है, यह एक वस्तु हो गई। इसका एक छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप अलग कर दीजिए, तो इतना मैं अगर अलग कर दूं, इसको मैं अगर अलग कर दूं, इसको अलग कर दिया मैं, तो यह बन गया, ये अलग होके यहाँ पे आ गया, अलग हो गया यह। तो ये हमेशा ग्रेटर होता है, जो बड़ा वाला पार्ट है ये हमेशा बड़ा होता है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम 5 इतना है कि द होल इज ग्रेटर देन, यह जो होल जो है, यह पूरा जो है वह ग्रेटर होता है। ग्रेटर होता है किससे? पार्ट से। जो पार्ट अलग किया गया है उस पार्ट से यह बड़ा होता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रूवन है। रीजन इसमें लिखा हुआ है, इट इज ट्रू इन ऑल सिचुएशन, सभी सिचुएशन के लिए यह ट्रू है, क्योंकि दुनिया की आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, उन सभी वस्तुओं पर यह अप्लाई होता है। दुनिया की किसी वस्तु में यह एक्सियम अप्लाई होता है। नॉट ओनली इन ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री बस में नहीं, सभी चीजों में। इट अप्लाइज टू एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी क्वांटिटीज एंड एवरी फील्ड, चाहे मैथ्स की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, या डेली लाइफ में किसी भी चीज में यह एक्सियम्स अप्लाई होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। तो इसी के साथ 5.1 के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।